दोस्तों, हमने कल की क्लास में अरस्तु के क्रांति के कारण एवं उपायों की चर्चा की थी। इसी क्रम में हम आज अरस्तु के संविधान संबंधी विचारों का अध्ययन करते हैं। अरस्तु अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स के चौथे भाग में संविधान संबंधी विचार व्यक्त किए हैं। अरस्तु के अनुसार नागरिकता का अर्थ राजसत्ता में भाग लेना अर्थात राज्य के नीति निर्धारक एवं न्यायिक कार्यों में भाग लेने का अधिकार है। यह अधिकार केवल राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय व्यक्ति को ही प्रदान किया जाता है। अर्थात अरस्तु के अनुसार नागरिकता केवल राजनीतिक कार्यों में सक्रिय व्यक्ति को ही प्रदान की जाती थी। अर्थात स्त्री, पुरुष, दास आदि को राज्य की नागरिकता प्राप्त नहीं होती थी और न ही उत्पादक वर्ग के सदस्यों को नागरिकता प्रदान की जाती थी। अरस्तु ने विभिन्न शासन व्यवस्थाओं में आने वाले परिवर्तनों की विस्तार से विवेचना की है तथा आने वाले परिवर्तनों का गहन अध्ययन किया था। उसने 158 देशों के संविधानों का गहन अध्ययन कर अपने संवैधानिक विचार प्रस्तुत किए थे। इसी कारण अरस्तु को संविधानवाद का जनक भी कहा जाता है। अर्थात संविधानवाद का जनक अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु के अनुसार संविधान या पॉलिटिक्स राज्य का एक ऐसा संगठन है जिसका संबंध सामान्यतया राज्य के पदों के निर्धारण से है जो समस्त राजनीतिक मामलों में सर्वोच्च हो। अर्थात संविधान या पॉलिटिक्स राज्य का एक ऐसा संगठन है जिसका संबंध सामान्यतया राज्य के पदों के निर्धारण से है जो समस्त राजनीतिक मामलों में सर्वोच्च है। अर्थात अरस्तु संविधानवाद का अर्थ ये लेता है कि राज्य के द्वारा जिन पदों की व्यवस्था की गई है उन्हें ही वह संविधान के नाम से प्रकट करता है। अर्थात उन्हें ही पदक्रम व्यवस्था को वह संविधान के नाम से संबोधित करता है। इस परिभाषा का विश्लेषण करने पर संविधान के संबंध में निम्न बातें सामने आती हैं। अर्थात अरस्तु किस चीज को संविधान कह रहा है, ये बात इस परिभाषा को स्पष्ट करने से ही पता चलती है। तो इसमें देखिए, पहला क्रम देखते हैं अपन कि संविधान राज्य द्वारा पदों का संगठन है। अर्थात अरस्तु अपनी परिभाषा में स्पष्ट करता है कि संविधान राज्य द्वारा पदों का संगठन है। अर्थात राज्य में जिन सर्वोच्च उल्लेख किया गया है उसे ही संविधान कहता है। दूसरा है, संविधान द्वारा ही सर्वोत्तम सत्ता के निवास को निर्धारित किया जाता है। अरस्तु का कहना है कि राज्य में जो संप्रभुता किसके पास होगी या किस में निहित होगी इसका उल्लेख ही संविधान है। अर्थात संप्रभुता किस में निवास करती है इसका निर्धारण करना ही संविधान है। तीसरी है, संविधान राज्य के उद्देश्य का भी उल्लेख करता है। अर्थात संविधान राज्य के जितने भी उद्देश्य होते हैं उनको प्रकट करता है। जैसे अपन बात करें कि वर्तमान संविधान में जो प्रस्तावना की हम बात करते हैं तो प्रस्तावना संविधान और राज्य के सभी उद्देश्यों को प्रकट करती है। उसी प्रकार संविधान राज्य के उद्देश्य का भी उल्लेख करता है। 4 नंबर है, संविधान राज्य का आधार होता है और संविधान से ही राज्य का निर्माण होता है और अंत भी। अरस्तु कहता है कि संविधान राज्य का आधार होता है और संविधान के कारण ही राज्य का निर्माण होता है और अंत भी। अर्थात संविधान में परिवर्तन आ जाता है या मूलभूत परिवर्तन हो जाता है तो ऐसी स्थिति में राज्य समाप्त भी हो जाता है। अर्थात राज्य का निर्माण और अंत संविधान के कारण ही होता है। अगला है, राज्य का सार संविधान होता है। अर्थात राज्य का जो मूल सार है वो संविधान होता है और संविधान में परिवर्तन के साथ राज्य का रूप भी बदल जाता है। अरस्तु ने कहा है कि राज्य का पूर्ण रूप से सार संविधान होता है और संविधान में अगर परिवर्तन हो जाता है तो संविधान में परिवर्तन के साथ ही राज्य के स्वरूप में भी परिवर्तन आ जाता है। उद्देश्य की दृष्टि से अरस्तु ने राज्यों अथवा संविधानों को 2 भागों में
किया है। इसमें पहला है स्वाभाविक रूप और दूसरा है विकृत रूप। इसमें देखते हैं कि स्वाभाविक रूप क्या है। जब राज्य शक्ति का प्रयोग जनसाधारण के हित में करता है तो उसे अरस्तु राज्य का स्वाभाविक रूप बतलाता है। अर्थात जब राज्य शक्ति का प्रयोग जनसाधारण या जनता के हित में करता है तो उसे अरस्तु राज्य का स्वाभाविक रूप बतलाता है, किंतु जब उसका दुरुपयोग स्वार्थ सिद्धि के लिए किया जाता है तो वह उसे राज्य का विकृत रूप बताता है। अर्थात जब राज्य अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए शक्ति का प्रयोग करने लग जाता है तो वह उसका विकृत रूप बताता है। संख्या के आधार पर वर्गीकरण। जब राज्य की शासन सत्ता एक ही व्यक्ति के हाथ में होती है तो उसे एक तंत्र कहा जाता है। एक तंत्र में राजा जनता के हित के लिए शासन करता है या जनता के कल्याण के लिए शासन करता है तो ऐसी शासन व्यवस्था को हम राजतंत्र कहते हैं। और अगर राजा अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए शासन करता है या स्वेच्छाचारी होकर शासन करता है तो ऐसे शासन को हम निरंकुश तंत्र कहते हैं। इसमें दूसरा है कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र में एक से अधिक व्यक्ति शासन करते हैं। अर्थात जब शासन सत्ता एक से अधिक या कुछ व्यक्तियों के हाथ में होती है तो ऐसी शासन व्यवस्था को हम कुलीन तंत्र कहते हैं। अरस्तु ने कहा है कि जब कुछ शिक्षित और प्रौढ़ व्यक्ति शासन करते हैं तो उनके शासन में भी जनता सुखी होती है या जनता का अधिक से अधिक कल्याण होता है। अर्थात एक से अधिक व्यक्तियों का जो शासन होता है उसको हम कुलीन तंत्र के नाम से जानते हैं। तीसरा है संयत प्रजातंत्र। अरस्तु ने संयत प्रजातंत्र के बारे में कहा है कि जब राज्य की सत्ता समस्त जनता में निहित हो, अर्थात शासन की सत्ता संपूर्ण जनता में निहित होती है या निहित हो और वह सबके कल्याण की दृष्टि से अपना शासन स्वयं चला सके तो उसे लोक राज्य या संयत प्रजातंत्र कहा जाता है। इससे अभिप्राय है कि राज्य की शासन सत्ता संपूर्ण जनता में निहित होती है और वो संपूर्ण जनता के कल्याण के लिए कार्य करती है। ऐसे राज्य को हम लोक राज्य या संयत प्रजातंत्र कह सकते हैं। अर्थात अरस्तु ने संख्या के आधार पर तीन प्रकार से राज्यों का वर्गीकरण किया है। पहला है संख्या के आधार पर कुलीन तंत्र, दूसरा है संयत प्रजातंत्र जिसमें एक व्यक्ति का शासन होता है उसको कहा जाता है एक तंत्र। संविधान के उपरोक्त तीनों रूप एक तंत्र, कुलीन तंत्र और संयत प्रजातंत्र कानून प्रिय हैं। ऐसी अवस्था में राज्य शुद्ध और जनहितकारी होता है। अर्थात शासन के तीनों रूप अगर कानून प्रिय होते हैं या कानून के अनुसार चलते हैं तो ऐसी स्थिति में ये जनहितकारी होते हैं। परंतु जब ये हो जाती हैं तो शासन के तीनों रूप भ्रष्ट हो जाते हैं। उनमें शासकों की संख्या वही रहने पर भी उनका उद्देश्य बदल जाता है। अर्थात जब कानून विरोधी ये व्यवस्थाएं हो जाती हैं तो शासकों के उद्देश्य बदल जाते हैं तथा वे स्वेच्छाचारी, भ्रष्टाचारी आदि हो जाते हैं। इस भ्रष्ट शासन का वर्गीकरण निरंकुश तंत्र, धनिक तंत्र और भीड़ तंत्र के रूप में होता है। अब हम एक चार्ट के माध्यम से इन तीनों शासन व्यवस्थाओं में हुए परिवर्तन को समझते हैं। पहले दिया है शासकों की संख्या, अर्थात वर्गीकरण संख्या के आधार पर किया गया है। जैसे पहले लेते हैं अपन एक व्यक्ति का शासन। अगर एक व्यक्ति का शासन कानूनी रूप होता है, अर्थात शासन का रूप कानूनी होता है, तो ऐसी स्थिति में एक तंत्र या राजतंत्र कहलाता है। और जब सरकार का स्वरूप बदल जाता है और सरकार या शासन कानून विरोधी हो जाता है
तो ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति का ही शासन निरंकुश तंत्र बन जाता है। उसी क्रम में हम दूसरा लेते हैं कुछ व्यक्तियों का शासन, अर्थात इस शासन व्यवस्था में एक से अधिक व्यक्ति शासन क्रिया में भाग लेते हैं। जब इस सरकार का कानूनी रूप होता है तो ये कुलीन तंत्र कहलाता है, अर्थात कुछ व्यक्तियों का शासन भी जनता के हित में कार्य करता है या जनता के कल्याण के लिए कार्य करता है, तो इसको कुलीन तंत्र कहा जाता है। लेकिन कुलीन तंत्र का स्वरूप बदल जाता है, तब कुलीन तंत्र में कानून का विरोध होने लगता है, तो कुलीन तंत्र का स्वरूप बदलकर अलग तंत्र या स्वार्थी तंत्र में बदल जाता है। जब कुलीन तंत्र के लोग जब स्वार्थी हो जाते हैं या जनता के साथ अत्याचार करने लगते हैं, इसी क्रम में हम तीसरी व्यवस्था को लेते हैं कि इसमें अनेक व्यक्तियों का शासन, अर्थात कुछ से नहीं संपूर्ण जनता का शासन से अर्थ इसमें ले सकते हैं, अर्थात संपूर्ण जनता का शासन या अनेक व्यक्तियों का शासन। इसको अरस्तु ने संयत प्रजातंत्र कहा है। संयत प्रजातंत्र का अर्थ है कि संपूर्ण जनता शासन में भाग ले रही है तथा जनता शुभ को जानती है और शुभ के लिए कार्य करती है, तो ऐसी शासन व्यवस्था संयत प्रजातंत्र कहलाती है। जब प्रजातंत्र का स्वरूप बिगड़ता है तब नया शासन व्यवस्था आती है भीड़ तंत्र। भीड़ तंत्र का अर्थ अरस्तु लेता है कि जब शासन व्यवस्था में गरीबों की संख्या बढ़ जाती है, अर्थात शासन क्रिया में गरीबों की संख्या बढ़ जाती है, तो ऐसी स्थिति में वह शासन व्यवस्था भीड़ तंत्र में बदल जाती है, अर्थात अधिकांश जनता शासन क्रिया में भाग लेने के लिए उन्मुख हो जाती है तथा ये जनता अपने स्वार्थ वशीभूत होकर कार्य करने लगती है, तो इस शासन व्यवस्था को स्वरूप भ्रष्ट तंत्र में बदल जाता है। इस प्रकार संयत प्रजातंत्र का जब स्वरूप बिगड़ता है तो भीड़ तंत्र एवं भ्रष्ट तंत्र की स्थापना होती है। अरस्तु ने सरकार के कानूनी रूप और कानून का विरोध करने वाले रूपों को 6 वर्गों में विभाजित किया है। इस प्रकार शासन व्यवस्थाओं का अरस्तु ने 6 भागों में वर्गीकरण किया है, जो निम्न प्रकार है। पहला है इसमें राजतंत्र। अरस्तु के अनुसार राजतंत्र सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है, जिसमें राज्य का शासन एक व्यक्ति के हाथ में होता है। यह शासक शुभ की जानकारी रखता है, अर्थात जनता के शुभ के लिए कार्य करता है। यह सदैव लोक कल्याण के अधिक से अधिक कार्य करता है तथा यह कानून के अनुसार शासन व्यवस्था का संचालन करता है। इसके शासन में जनता सुखी और संतुलित रहती है। राजतंत्र में जनता राजा से सहमत रहती है, वे सदैव राजा के आदेशों की पालना करती है। लेकिन अरस्तु ने कहा है कि ऐसा सौभाग्यशाली राजा मिलना असंभव है, क्योंकि अरस्तु का आदर्श राजा प्लेटो के आदर्श राजा के समान था, लेकिन ऐसे राजा का पृथ्वी पर अस्तित्व होना कठिन है। जबकि अगर जनता को सौभाग्य से ऐसा राजा मिल जाता है तो उसका उत्तराधिकारी ऐसा राजा नहीं होता है। अरस्तु ने आगे बताया है कि उत्तराधिकारी अपने पिता जैसा नहीं होता है। कई बार योग्य राजा का पुत्र स्वेच्छाचारी हो जाता है। इस प्रकार राजतंत्र लंबे समय तक स्थिर नहीं रहता है। तो इसका दूसरा रूप बताया है निरंकुश तंत्र, अर्थात जब उत्तराधिकारी स्वेच्छाचारी हो जाता है तब शासन का रूप निरंकुश तंत्र में बदल जाता है। अरस्तु ने कहा है कि राजतंत्र तानाशाही में बदल जाता है। जब योग्य शासक का पुत्र या उत्तराधिकारी निरंकुश हो जाता है या स्वेच्छाचारी हो जाता है तो राजतंत्र तानाशाही में बदल जाता है और राजतंत्र ही स्वेच्छाचारी तंत्र में बदल
जाता है, अर्थात स्वेच्छाचारी तंत्र में बदल जाता है। उत्तराधिकारी भ्रष्ट निकल आता है। जब योग्य राजा का पुत्र भ्रष्टाचारी निकल आता है, ऐसी स्थिति में शासन का रूप निरंकुश तंत्र में बदल जाता है। तीसरा रूप बताया है कुलीन तंत्र, क्योंकि निरंकुश तंत्र में जनता असंतुष्ट हो जाती है। ऐसी स्थिति में वे शासक के विरुद्ध जनता क्रांति कर देती है, जनता असंतुष्ट हो जाती है। ऐसी स्थिति में कुछ उच्च वर्ग के लोग जो शासन कार्य में भाग लेते हैं, वे मिलकर राजा के विरुद्ध क्रांति कर देते हैं। ऐसी स्थिति में राजा का अंत हो जाता है, राज्य समाप्त हो जाता है और कुछ लोगों के शासन की स्थापना हो जाती है। तो अरस्तु ने कुछ लोगों के शासन की स्थापना को कुलीन तंत्र कहा है। अरस्तु ने कहा है कुछ व्यक्तियों का लोकहित में शासन, कुछ व्यक्तियों का लोकहित में शासन करना ही कुलीन तंत्र कहलाता है। कुलीन तंत्र वंशानुगत भी हो सकता है, अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला शासन भी हो सकता है। जैसे पिता ने शासन किया, उसके बाद में उसके पुत्रों ने शासन किया, इस प्रकार वंशानुगत भी हो सकता है। तथा कुलीन तंत्र आयु के अनुसार भी हो सकता है, अर्थात वृद्ध व्यक्ति शासन करें ऐसा भी हो सकता है। जैसे भारत में प्रधानमंत्री सदैव वृद्ध ही बनते हैं। तो इस प्रकार प्रौढ़ व्यक्तियों की शासन व्यवस्था को कुलीन तंत्र भी कहा जाता है, जिसमें प्रौढ़ व्यक्ति शासन करते हैं। लेकिन यह शासन भी लंबे समय तक स्थिर नहीं रह सकता, क्योंकि कुलीन तंत्र में कुछ लोगों का शासन होता है या कुछ व्यक्तियों का शासन होता है, जिनमें कुछ स्वेच्छाचारी होते हैं, कुछ लोकाचारी होते हैं, अर्थात कुछ जनता के हित में काम करना चाहते हैं, कुछ धन इकट्ठा करना चाहते हैं, अर्थात कुछ भ्रष्टाचारी होते हैं। उनके बीच में संघर्ष होता है और शासन का स्वरूप बदल जाता है तथा शासन में धनिक वर्ग के लोगों का अधिकार हो जाता है, अर्थात शासन पर धनवानों का अधिकार हो जाता है। ऐसे में कुलीन तंत्र का बिगड़ा हुआ रूप धनिक तंत्र होता है। कुलीन तंत्र के बाद धनिक तंत्र आता है। धनिक तंत्र से अभिप्राय यही है कि धनी व्यक्तियों का शासन, अर्थात धनवान व्यक्तियों का शासन हो जाता है। धनवान व्यक्ति सदैव जनता के हित में कार्य नहीं करते, वो सिर्फ अपने हित में कार्य करते हैं, अर्थात धनी व्यक्तियों का शासन जो स्वार्थ सिद्धि के लिए शासन करते हैं, अर्थात अपने स्वार्थ के लिए शासन करते हैं। भ्रष्टाचार का सहारा लेकर वे धनिक वर्ग के लोग भ्रष्टाचार का सहारा लेकर जनता की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करने लगते हैं, अर्थात अपना धन बढ़ाने के लिए जनता की स्वतंत्रता का हनन कर देते हैं। ऐसी स्थिति में भी जनता धनिक वर्ग के विरुद्ध क्रांति कर देती है। इसके बाद धनिक वर्ग का शासन अस्थायी होता है, ये लंबे समय तक नहीं चलता, क्योंकि प्रजा उनके विरुद्ध हो जाती है। तो इससे अगला जो रूप आता है संयत प्रजातंत्र। संयत प्रजातंत्र का अर्थ अरस्तु लेता है कि संपूर्ण जनता के लिए शासन, अर्थात जनता शुभ के अनुसार या जनता के सुख के लिए शासन करती है तथा वह शासन कानून के अनुसार होता है। अरस्तु ने कहा है कि संपूर्ण या सारी जनता के लिए शासन होता है, संपूर्ण या सारी जनता के लिए शासन होता है, शुभ व कानून के आधार पर शासन होता है, अर्थात संपूर्ण जो जनता है वो जनता के शुभ या कानून के आधार पर शासन करती है। इसमें शोषण का अभाव होता है, अर्थात संयत प्रजातंत्र में शोषण का अभाव होता है। न तो कोई उच्च वर्ग होता है, न कोई निम्न वर्ग होता है। इस शासन व्यवस्था में एक दूसरे वर्ग पर किसी वर्ग का नियंत्रण नहीं होता है, तो संयत प्रजातंत्र में शोषण का अभाव होता है। अरस्तु ने सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था संयत प्रजातंत्र को बताया है। यह शासन व्यवस्था अस्थायी होती है, लेकिन अरस्तु ने बताया है कि धीरे धीरे संयत प्रजातंत्र में गरीबों की संख्या बढ़ती जाती है। धीरे धीरे संयत प्रजातंत्र में गरीबों की संख्या बढ़ती जाती है और वे अपने हित के लिए शासन करते हैं। इस प्रकार संयत प्रजातंत्र में विकृति उत्पन्न होती है। तो अगली शासन व्यवस्था आती है भीड़ तंत्र। भीड़ तंत्र के बारे में अरस्तु ने कहा है कि
अरस्तु के अनुसार निर्धनों की संख्या शासन व्यवस्था में अधिक होने से, निर्धनों की संख्या शासन व्यवस्था में अधिक होने से संयत प्रजातंत्र दूषित होकर, संयत प्रजातंत्र दूषित होकर भीड़ तंत्र में बदल जाता है। संयत प्रजातंत्र दूषित होकर भीड़ तंत्र में बदल जाता है और भीड़ तंत्र में सभी लोग अपने अपने हितों के लिए कार्य करने लगते हैं। न कानून होता है क्योंकि ये लोग अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने लगते हैं। इस शासन का अर्थ है केवल निर्धनों के हित के लिए शासन। भीड़ तंत्र का अर्थ है केवल निर्धनों के हित के लिए शासन। यह शासन कानून के अनुसार न होकर, यह शासन कानून के अनुसार न होकर शासन में भाग लेने वाले व्यक्ति अपनी अपनी इच्छा अनुसार कार्य करते हैं, अर्थात इसमें कानून का अभाव होता है। भीड़ तंत्र में जनता किसी की सुनती नहीं है तथा शासन में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ जाती है। इस प्रकार भीड़ तंत्र में कोई एक नेता नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में शासन में अपनी अपनी डफली और अपनी अपनी राग की बात सार्थक होती है। संविधानों का परिवर्तन चक्र। अरस्तु ने विभिन्न शासन व्यवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों को समझाने के लिए संविधानों का परिवर्तन चक्र एक सिद्धांत दिया है, जिसकी चर्चा हम करते हैं। अरस्तु का मत है कि राज्यों में संविधान के स्वरूप एक निश्चित क्रम में बदलते हैं, अर्थात शासन के स्वरूप एक निश्चित क्रम में बदलते हैं। जिस प्रकार ऋतुएं स्वाभाविक रूप से बदलती रहती हैं, जैसे वर्ष में ऋतुएं स्वाभाविक रूप से क्रम से बदलती रहती हैं, उसी प्रकार राज्यों में भी परिवर्तन चक्र चलता रहता है। अर्थात इतिहास गवाह है कि शासन व्यवस्थाएं स्थिर नहीं रही हैं, धीरे धीरे उनमें परिवर्तन होता रहा है तथा पुनः ये एक चक्रिक क्रम में चलते रहते हैं। तो हम इसको एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं। पहला, देशी राजतंत्र की बात अपन करते हैं कि अरस्तु ने यूनान के नगर राज्यों की शासन व्यवस्थाओं का उल्लेख किया था और उन्हीं नगर राज्यों में इन शासन व्यवस्थाओं को समझने का प्रयास करते हैं। पहली शासन व्यवस्था थी राजतंत्र। अरस्तु ने कहा है कि जब नगर राज्य की स्थापना हुई तो एक योग्य व्यक्ति ने जनता पर शासन किया। वह योग्य व्यक्ति अपनी कुशलता पूर्वक राज्य की जनता का कल्याण किया, जनता के हित में कार्य किए, नैतिकता और कानून के अनुसार शासन किया। इस प्रकार राजतंत्र में जनता का अपार समर्थन शासक को प्राप्त था। जनता राजा को अपने पिता तुल्य मानती थी, लेकिन योग्य राजा लंबे समय तक राज नहीं कर सकते तथा भविष्य में यह धारणा नहीं बनाई जा सकती कि लगातार शासन, योग्य राजा का शासन लंबे समय तक नहीं बना रह सकता, क्योंकि योग्य राजा का उत्तराधिकारी भ्रष्टाचारी उत्पन्न हो सकता है तथा योग्य पुरुष का योग्य पुत्र हो यह जरूरी नहीं है। तो योग्य राजा का पुत्र अगर निरंकुश हो जाता है या स्वेच्छाचारी हो जाता है तो शासन का स्वरूप बदल जाता है। वह जनता के हित में कार्य न करके अपने हित में कार्य करने लगता है तथा अपने स्वेच्छा के अनुसार कार्य करने लगता है, जिस शासन व्यवस्था में जनता का अहित होता है। इस प्रकार राजतंत्र से राजा का पुत्र स्वेच्छाचारी होते ही निरंकुश तंत्र में बदल जाता है। इस प्रकार निरंकुश तंत्र की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यह निरंकुश राजा जनता के साथ अत्याचार करता है। इस अत्याचारी राजा से जनता तंग आकर के विद्रोह करती है या जनता इससे असंतुष्ट हो जाती है। तो शासन में जो उच्च पदाधिकारी होते हैं वे जनता का समर्थन पाकर कुछ व्यक्तियों का शासन स्थापित हो जाता है। इस प्रकार निरंकुश तंत्र का बदला हुआ रूप कुलीन तंत्र होता है, अर्थात निरंकुश तंत्र के बाद कुछ व्यक्तियों का शासन हो जाता है, अतः इसको कुलीन तंत्र कहते हैं। कुलीन तंत्र में भी कुछ व्यक्तियों का शासन होता है, ये भी कानून के अनुसार होता है, जनता के हित में कार्य किया जाता है, लेकिन कुछ व्यक्तियों में एकता बनी रहना मुश्किल है तथा कुछ व्यक्तियों के समान उद्देश्य होना भी मुश्किल है। कुछ व्यक्तियों को जनता का कल्याण करना है
तथा कुछ व्यक्तियों का धन इकट्ठा करना है। कुछ व्यक्ति स्वेच्छाचारी होते हैं। इस प्रकार कुलीन तंत्र में शासन करने वाले व्यक्तियों के बीच विवाद उत्पन्न हो जाता है। ऐसी स्थिति में अवसर पाकर के धनिक लोग शासन व्यवस्था पर नियंत्रण कर लेते हैं। तो कुलीन तंत्र के बाद धनिक तंत्र की स्थापना होती है, अर्थात शासन व्यवस्था पर धनवान लोगों का शासन स्थापित हो जाता है। धनिक वर्ग का मुख्य उद्देश्य शासन करना नहीं होता है, उनका उद्देश्य है धन इकट्ठा करना। वे अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए या अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए जनता की स्वतंत्रता का हनन कर देते हैं। इस शासन व्यवस्था से भी जनता असंतुष्ट हो जाती है और जनता धनिक वर्ग के विरुद्ध क्रांति कर देती है। इस प्रकार क्रांति के बाद संयत प्रजातंत्र अर्थात संपूर्ण जनता का शासन स्थापित हो जाता है। संपूर्ण जनता के शासन को अरस्तु ने संयत प्रजातंत्र कहा है। संयत प्रजातंत्र में संपूर्ण जनता शासन कार्य में भाग लेती है, वो शासन करती है, जनता के सुख में कार्य करती है, लेकिन सभी लोग शासन में भाग लेने के लिए आतुर होते हैं। इस प्रकार निरंतर शासन में भाग लेने वालों की संख्या बढ़ने लगती है। अरस्तु कहता है कि इससे शासन में निर्धनों की संख्या बढ़ जाती है। इस प्रकार जब संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है तो संयुक्त प्रजातंत्र का रूप बिगड़ जाता है और बिगड़ा हुआ रूप भीड़ तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? भीड़ तंत्र। जब संयुक्त प्रजातंत्र का विकृत रूप उत्पन्न होता है तब भीड़ तंत्र की स्थापना होती है। भीड़ तंत्र एक निर्धनों का शासन कहा गया है, अर्थात इसमें गरीबों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। उनमें किसी कानून या किसी सिद्धांत के आधार पर कोई एकता नहीं रहती। ऐसी स्थिति में ये लोग कानून के अनुसार शासन न करके अपनी अपनी इच्छा अनुसार शासन करने लगते हैं। इस प्रकार भीड़ तंत्र एक भ्रष्ट तंत्र में बदल जाता है। इसमें हर कोई व्यक्ति नेता बनना चाहता है, हर कोई व्यक्ति शासन करना चाहता है, लेकिन उद्देश्य है सिर्फ धन कमाना, भ्रष्टाचार करना। ऐसी स्थिति में हम बात कर सकते हैं कि 2014 से पहले मनमोहन सिंह की सरकार में यही भीड़ तंत्र था, भ्रष्टाचार का बोलबाला था। इसी शासन व्यवस्था की विकृति से जनता मनमोहन की सरकार से असंतुष्ट थी। असंतुष्टि के कारण जनता विरोध करने लगी और भीड़ तंत्र में एक वाघवीर पैदा हुआ जिसको हम नरेंद्र मोदी के नाम से जानते हैं। नरेंद्र मोदी ने जनता को अच्छे सपने दिखाए और अपने जोशीले भाषणों के द्वारा अपार जन समर्थन हासिल किया और 2014 में भारतीय शासन सत्ता पर पूर्ण रूप से नियंत्रण कर लिया। इस प्रकार भीड़ तंत्र में विकृति उत्पन्न होती है तो राजतंत्र की पुनः स्थापना हो जाती है। वर्तमान समय में जो नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उसमें जनता का अपार समर्थन है, उसका विरोध करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है। जनता उसके एक इशारे पर कार्य करती है। इस प्रकार वर्तमान में नरेंद्र मोदी सरकार का जो रूप है वो राजतंत्र का है। अतः भारत में जो पुनः स्वरूप जो प्राचीन काल में राजतंत्र था आज बदल करके पुनः राजतंत्र उत्पन्न हो गया है। इस प्रकार अरस्तु ने परिवर्तन चक्र के माध्यम से शासन व्यवस्थाओं के परिवर्तन को समझाया है। कुछ विचारकों ने कहा है कि अरस्तु का जो संविधानों का परिवर्तन चक्र है वो राष्ट्रीय राज्यों के लिए उपयुक्त नहीं है, ये केवल नगर राज्यों के लिए उपयुक्त है। लेकिन ऐसी स्थिति में जो ये संविधानों का परिवर्तन चक्र है वो आज भी सार्थक सिद्ध होता है, क्योंकि निरंतर शासन व्यवस्थाओं में भी एक परिवर्तन चक्र चलता रहता है।